नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किए थे, जहां उन प्रश्नों को हम लोग छोड़े थे, आज हम लोग फिर वहीं से शुरू करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन आज के डेट में क्या है। तो बाबू देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्त है। क्या बाबू? संख्या क्या क्या दिया है? 10 दिया है और 65 दिया गया है, और क्या दिया है बाबू? 91 दिया गया है। इन्हीं तीनों संख्याओं का निकालना हमको क्या? लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग जानते हैं एलसीएम या लासा कह सकते हैं। तो बाबू इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि तो आप सबको आता ही होगा, है ना? अगर नहीं आता है ना तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आता है। बाबू इसमें हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा बाबू? तो कहेंगे आप 5 बार जाएगा। अब देखिए अगली संख्या है 65, तो 2 की भाग 65 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 के भाजकता का जो नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो बाबू लेकिन यहां देख रहे हैं कि 5 है, तो इसका मतलब इसे 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब भाग नहीं जाएगा तो हम 65 पैसा ही उतार लेंगे इसे नीचे, है ना? 65 हम लोग क्या कर लिए? उतार लिए बाबू। अब उसी प्रकार देखते 91। 91 में देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, तो यहाँ देख रहे 2 4 6 8 0 है, यानी इसमें तो भैया आप देख रहे हैं कि 1 है, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो जब नहीं जाएगा तो हम 91 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू? फिर देखते हैं किससे करेंगे। अब देखिए 2 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो किससे भाग जाएगा? हम देखते हैं 5 से भी भाग चला जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। 91 में देखिए नहीं जाएगा, 91 को हम ऐसे ही लिख दिए बाबू। अब देखते हैं 5 के बाद क्या? देखिए 6 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। 7 से जाएगा? हाँ, 7 का भाग 13 में नहीं जाएगा, लेकिन किसमें जाएगा? 91 में जाएगा। तो कैसे देख लेते हैं बाबू। देखिए 1 यहाँ उतार लीजिए, 13 में नहीं जाएगा भाग, तो उतार लीजिए इसको। देखिए 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा 2, अब 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 21। कितना होगा? 21। 7 का भाग 21 में कितनी बार? 3 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो आता कितना है? 21 आता है। अब बाबू देखो सब जगह 13 हो गया यहाँ ना, तो 13 से भाग क्या कर दिए? कर दीजिए। 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब इधर की आप जितनी संख्याएं देख रहे हैं जिससे हम भाग किए थे, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। बाबू गुणा कर लीजिए। 2 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 13। अब हम क्या करेंगे बाबू? इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए। देखिए 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। 70 का अगर पहाड़ा नहीं आता तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, 70 गुणे में 13। 70 गुणे में 13 लिख सकते हैं। तो 70 गुणे 13 तो है। अगर हमको पता है कि 13 पहाड़ा 70 बार पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो बाबू हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहां देखिए एक 0 है ना, तो हम यहाँ 1 0 पहले लगा देंगे। अब तो आपको पता हो गया ना कि 0 का काम तो खत्म हो गया। तो 13 का पहाड़ा 7 बार तो आपको पता ही होगा,
तो क्या होता है कि 13 सते 91, 13 सते 91 होता बाबू। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सा है बाबू। आशा करते हैं कि एलसीएम आपको निकालना आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन है, जो प्रश्न हमारा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बाबू यह क्या होता है, यह अनंत होता है। यानी दो असमान, असमान का मतलब समान ना हो, तो वैसी परिमेय संख्याओं के बीच जो होता है, वैसी परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो कह सकते हैं कि अनंत होती है। क्या होती है बाबू, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में लिखा है कि 3+2 मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह लगा है, 7 लिखा है, तो का मान होगा। तो हम जानते हैं क्या बाबू, लिखा है कि 3 प्लस में 2 गुणे में 7 है। तो इसका मतलब यह है कि 7 का गुणा हमको ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है, यानी बारी बारी से गुणा करना है। तो गुणा कर सकते हैं। देखिए 3 का गुणा 7 में कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। बाबू प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 का गुणा 7 में तो 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह हमको करने का कारण यह है क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं उसी तरह से दिया हुआ है, इसलिए हमको उस तरह करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 गुणे 7 कहाँ भैया, हर जगह 3 गुणे 7 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए ऑप्शन क्या है, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, यह भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए 3 गुणे 7, यहाँ बाबू प्लस है तो प्लस है, 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 भी आप देख रहे हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बा यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है x माइनस 7, क्या है, x माइनस 7 और x माइनस 9, x माइनस 9 का गुणनफल है। क्या देख रहे हैं बाबू, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं के आपस में गुणा करने के बाद जो परिणाम आता है वही क्या होता है, वही क्या होता है बाबू, गुणनफल। वही क्या होता है, गुणनफल। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करना है तो हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम गुणा कैसे करते हैं, यहां देख रहे हैं कि x है और यहाँ 7 है, यहाँ x और 9 है। तो बाबू गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है, चाहे किसी ब्रैकेट के दोनों पदों में से किसी एक पद को उठाइए। अगर हम इस ब्रैकेट में से उठाते हैं तो बारी बारी से इन दोनों पदों को हम आपस में गुणा करेंगे। अगर इसको उठाते हैं इस ब्रैकेट से तो हम बारी बारी से इन दोनों पदों में क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करके देख लीजिए। देखिए हम यहां शुरू करेंगे, x का x में गुणा कीजिएगा तो बाबू होगा x स्क्वायर, x का 9 में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, -9x होगा। यहां माइनस क्यों हुआ, यहां बाबू माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वह क्या होता है, उसका आंसर माइनस ही आता है ना। इसलिए बाबू यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो हम प्लस माइनस गुणा क्या कर देंगे, माइनस हो गया। तो अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए -7 का अगर हम x में गुणा करें तो क्या होगा, -7x होगा। देखिए यहाँ माइनस और माइनस दोनों चीज है, दोनों चिन्ह है। जब दो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब दो ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, यानी धनात्मक हो जाता है। तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 7 का गुणा 9 में तो 9 7 9 63 या 9 सत्ते 63। बाबू अब हम क्या करेंगे, इस समान चर राशियों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे।
यहां देखिए एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे। यहां ऋण 7x है, ये भी ऋण 7x है। तो बाबू हम यह भी जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? ऋण का ही लगता है। इसलिए यहां क्या लिखेंगे? ऋण। 9 में 7 जोड़िएगा तो होगा 9 7 16। एक्स है तो एक्स प्लस में 63 लगा दीजिए बाबू, 63 लिखा, तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है बाबू? ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर, हाँ यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है ना? आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर का है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का आधार होगा। तो बाबू हमको दिया क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहली बात हम लोग इसके सूत्र को समझते हैं। लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, है ना? तो बाबू इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 48। तो हम जहां त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा वहां क्या लिखेंगे? 48 यहां लिख दीजिए आप, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए गुणे में, और क्या दिया है? उसकी ऊंचाई, ऊंचाई दिया है ना, पूछा क्या है? आधार। तो बाबू यहाँ आधार है, तो आधार अभी आप रहने दीजिए। ऊंचाई की जगह पे कितना दिया है? 8 है ना, तो 8 बाबू यहाँ लिख दीजिए, है ना? अब हम क्या करेंगे? संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतरित करेंगे, और जिन पदों का मान निकालना है उन पद को हम वहीं छोड़ देंगे अभी, है ना? बाबू यहां देख रहे हैं 2 बटे में इधर जाए क्या होगा? गुणा होगा, यानी यहां लिख सकते हैं 48 गुणे में 2। अब देखिए यहाँ 8 गुणे में है, गुणे वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ हम लोग पक्षांतरित करते हैं तो क्या होती है? गुणे वाली संख्या भाग में हो जाती है। गुणे वाली संख्या क्या होती है? भाग हो जाती है। बराबर किसका मान निकालना बाबू? आधार है, तो आधार रहने देते हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे? यहाँ 8 की भाग 48 में कीजिएगा तो 6 बार जाएगा, 6 को गुणा 2 में कीजिएगा तो हो जाएगा 12। आधार का मान कितना आ गया बाबू? 12। 12 क्या आया? क्योंकि यहां देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, क्या है? सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ 12 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा आंसर? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? आ हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16, 32 और 64 का लासा है। 16, 32 और 64 का लासा है। आप जानते ही होंगे 16, 32, 64 लासा क्या होगा, कैसे निकालते हैं? तो बाबू चलिए हम देखे लेते हैं। 16, 32 और 64, तो भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए निकाल लेते हैं बाबू। चलिए देखिए 2 से भाग कीजिएगा तो 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत बताइए, हम और इससे बता दें कैसे कैसे भाग होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 का भाग बाबू 8 में कितनी बार? 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। एक एक और 2 मिलके 12, तो 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अभी 2 से भाग कीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अभी देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। बाबू अभी देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2 एक कम 2। देखिए सब कट गया ना। अब हम क्या करेंगे? इधर जितनी संख्याएं लिखी हैं हम
आपस में गुणा करेंगे। कितनी बार लिखा बाबू? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार यहां आप लिख लीजिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपस में इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 दूना कितना होगा बाबू? 64। इसे देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। 64 आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 64 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, जो 16, 32, 64 से क्या होगी? पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल है। हल का मतलब क्या पूछा है? y का मान पूछा है। y क्या है? इसमें चर राशि है ना। तो बाबू हम क्या करेंगे, इस तरह का जब आपको प्रश्न मिल जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि चर राशियों को चर की तरफ रखते हैं और अचर राशियों को अचर की तरफ रखते हैं। तो बाबू यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आप देख रहे हैं y है ना, y को दूसरी तरफ ले जाइए, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1.5y, यहाँ देखिए प्लस में है, इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 0.5y संख्या को इधर लाइए, ये देखिए संख्या ऋण में इधर क्या होगा? धन हो जाएगा, धन 7 हो जाएगा, है ना। अब 1.5 में से 0.5 आप घटाइएगा, आएगा क्या? 1y बराबर 7, है ना। अगर नहीं घटाने आता है तो हम लोग घटा लेते हैं। कैसे? देखिए 1.5 में से बाबू घटाना कितना? 0.5, यहां भी y है और यहां भी y है ना। तो संख्या में से संख्या नहीं घटता है, तो घटाइए। 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, यानी यहाँ y है तो y, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1 y, इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ 1 y लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर 1 का गुणा है तो दूसरी तरफ जाए क्या होगा? भागहीन होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर 7/1, 1 के 7 में भाग कितनी बार जाएगी? 7 बार जाएगा, इसलिए कह सकते हैं कि y बराबर 7। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बाबू ऑप्शन नंबर बा है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड का हल है। जब इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं बाबू। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। y ब्रैकेट में z माइनस एक्स, फिर बाबू क्या है? प्लस z x माइनस वाई, फिर बाबू क्या है? प्लस एक्स वाई माइनस जेड है, यही है ना। तो हम करेंगे क्या इसमें, ये पहले समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ y और इस पूरे ब्रैकेट के जो पद लिखे गए हैं, ब्रैकेट और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह का मतलब क्या है? ना ही जोड़ है, ना ही गुणा है, ना ही घटाना, ना ही भाग है। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम लोग वहां क्या समझते हैं? तो वहां गुणे का चिन्ह छुपा रहता है ना। तो बाबू यहाँ क्या है? गुणे का चिन्ह है। उसी प्रकार यहाँ भी गुणे है, यहाँ भी गुणे है। अब तो आगे की प्रक्रिया आपको पता ही होगा क्या करना है कि y का गुणा इन दोनों पदों में हम बारी बारी से करेंगे, उसी प्रकार z का गुणा इन दोनों में करेंगे, x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। y का z में गुणा कीजिए तो क्या होगा? y z, फिर माइनस है तो माइनस y x का, तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, x y लिखिए चाहे y x लिखिए, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब बाबू यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, z का x में गुणा होगा तो क्या होगा? x z हो गया, है ना।
फिर प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होगा यहाँ, y का जब z में कीजिएगा तो y z हो जाएगा। फिर यहाँ बाबू प्लस है तो प्लस, x का y में होगा तो एक्स वाई, x का z में होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हम जानते हैं कि प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस ही होता है ना। अब बाबू क्या करेंगे, देखिए यहाँ धन ऋण यही सब तो है, तो आपस में जोड़ेंगे और आपस में घटाएंगे। बाबू देख लीजिए कि समान चर राशियां जो रहती हैं आपस में जुड़ती हैं और आपस में घटती हैं। बाबू देखिए एक्स वाई जेड यहाँ है और वाई जेड कहाँ है, बाबू यहाँ देखने को वाई जेड है, यह ऋण में है और यह क्या है, धन में है। यह क्या है, धन में है। बाबू एक आपको बात बताएं, जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास 5 रुपए है, आप कहीं दुकान पे चले गए, मन कर दिया कुछ खाने के लिए, आपने 5 रुपए का बिस्किट एक खरीद के खा लिया, तो बताइए आपके पास 1 रुपया बचेगा, नहीं ना, क्योंकि 5 रुपया तो था, 5 रुपया में आपने 5 रुपया खा गए, यानी कुछ सामान लेके खा, पैसा तो नहीं खाइएगा ना, लेकिन सामान लेकर के यानी कुछ वस्तु को लेकर खाइएगा, जो खाने वाली वस्तु है। 5 रुपया हम कह दिए पार्ले जी का बिस्कुट आपने लेके खा लिया, तो बाबू तो 5 में से जब 5 रुपया घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, 0 ही तो बचेगा। तो उसी प्रकार भैया वाई जेड में से वाई जेड आप जब खर्च कर दीजिएगा बचे कुछ नहीं ना, तो हम वहां उसको क्या कर दिए, काटे दिए, है ना। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, एक्स वाई यहाँ माइनस में एक्स वाई प्लस, ये भी क्या हो गया, कट जाएगा। अब देख रहे हैं भैया एक्स जेड यहाँ प्लस में है, एक्स जेड यहाँ माइनस में, भी क्या हो गया, कट गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। यानी हमसे क्या प्रश्न पूछा है, तो उस त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है। बाबू हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई होता है ना। यहां देख रहे हैं कि हमको दिया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45। तो बाबू हम इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह पे 45 लिख देंगे, बराबर 1/2 गुणे में क्या पूछा बाबू, ऊंचाई पूछा ना, आधार लेकिन दिया है कितना, 15, तो आधार की जगह कितना लिखेगा, 15, गुणे में ऊंचाई है, बाबू ऊंचाई इसे रहने देते हैं, या ऊंचाई को एक्स वाई जेड यानी कुछ अल्फाबेट आप मान सकते हैं, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ 2 बटे में इधर जाए क्या होगा, गुणे हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 45 गुणे में 2, यह 15 गुणे में, तो इधर जाए क्या होगा, बटे हो जाएगा, बराबर किसके है, ऊंचाई के हैं। अब बाबू 15 का भाग आप 45 दीजिएगा, तो 15 तिया 45 आ गया, 3 गुणे 2 बराबर किसके, 6 के। 6 किसके बराबर है, ऊंचाई के, यानी हमसे यही तो पूछा है ऊंचाई का मान। ऊंचाई का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इसकी माप किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी। क्या दिया है, ऋण 4/9 से परिमेय संख्या छोटी होगी। बाबू ऋण 1/9 होगा, 0.2/9 होगा, 4/9 होगा, ऋण 7/9 होगा। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, वह कौन है, चलिए जानते हैं। बाबू एक बात हम आपको बता दें, एक बात क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम संख्या रेखा पर समझते हैं थोड़ी सी चीज को। जैसे मान लेते हैं ये एक हमने रेखा बना दिया, रेखा का एक मध्य बिंदु क्या हमने ले लिया, 0।
तो आपको पता है बाबू कि जीरो से दाहिने तरफ चली गई जो दूरी होती है, जीरो से दाहिने तरफ चली गई दूरी जो होती है वह हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक होने का मतलब क्या है, यानी जीरो से दाहिने तरफ जितनी भी संख्याओं को हम लोग निरूपण करेंगे वहां धनात्मक संख्याओं को ही लिखेंगे, समझ रहे ना। जैसे यहां अगर हम 1 लिखें, यहां बाबू 2 लिखें, यहां हम 3 लिखें, इस तरह करके कुछ भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम जीरो से बाएं तरफ लिखते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं को यहाँ क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, है ना। तो बाबू कैसे देख लेते हैं, यानी यहाँ -1, अगर यहाँ करें -2, यहाँ -3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन दोनों के इस लिखने का मतलब मेरा क्या, उसको समझ लेते हैं। समझने का मतलब क्या है, जीरो के निकटतम, जीरो के निकटतम धनात्मक संख्या जो होती है वह होती है सबसे छोटी संख्या। वह क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। और जीरो से जितने ही हम दाहिने तरफ जाएंगे, जितने आगे बढ़ेंगे, उतने संख्या क्या होगी, उसके पहले यानी जीरो के बाद की जितने संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, एक दूसरे से बड़ी ही होंगी। लेकिन बाबू ये धनात्मक संख्याओं के लिए होता है, लेकिन इसी का होता है उल्टा। इसी क्या होता है, उल्टा। उल्टा में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। जो जीरो के पास रहती है, यानी जो जीरो के एकदम निकटतम रहती है, वह संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। किसकी तुलना में, उसके आगे की जितनी भी हम संख्याएं लिखे हैं उसकी तुलना में क्या होती है, वो संख्या बड़ी होती है। जैसे समझ लेते हैं, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 1। आपसे पूछ लेगा बताइए इन सभी संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है। बाबू अब बताओ, एक छोटी सी बात आप बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अगर हम कह दें आपके पास 10 रुपए का कर्ज है, ठीक है बाबू, क्या है, आपके पास 10 रुपए का कर्ज है ना। अब दूसरे के पास 10 रुपया क्या है, बैलेंस है। दूसरे के पास क्या है, बैलेंस है, उसके पास 10 रुपया है। तो बताइए इन दोनों में गरीब व्यक्ति कौन होगा, गरीब व्यक्ति कौन होगा उसमें, पैसों की तुलना में अगर उसमें हम कंपेयर करें तो बताइए गरीब कौन होगा। तो आप कह सकते हैं जिसके पास कर्ज है वही ना होगा गरीब, और जिसके पास पैसा तो क्या होगा भैया, धनवान होगा। यानी वह जो गरीब रहता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है जितनी ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है उसका जो मान होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन जो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है वही क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या मानिए, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं में बड़ा होता है। तो बाबू यहां देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, ऋण 4/9। ऋण 4/9 पूछा क्या है, छोटी पूछा है ना। तो छोटी का मतलब क्या होगा, 1/9 तो नहीं होगा। ऋण 1/9 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 के पहले आया है और 0 के पास में है, इसलिए 4/9 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह देखिए दशमलव में है, यह भी नहीं होगा। बाबू यह देखो धन 4/9, यह भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब बात आ गई ऋण 7/9। ऋण 7/9 जो है वह क्या है, 0 यानी किससे दूर है, 4 से बहुत दूर है। यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, यानी बहुत दूर के मतलब 3-4 अंक दूर है। तो इसलिए क्या है, यह सबसे छोटी है। इससे ऋण 4/9 से यह जो संख्या है ऋण 7/9 छोटी है। आशा करते हैं यह चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 100 होता है। इसमें से ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि योग का तत्समक अवयव के बारे में हम पिछली वीडियो में बताए थे, है ना। क्या बताए थे कि किसी संख्या में उसी यानी उसी संख्या को ऋण चिन्ह के साथ अगर जोड़ा जाए तो आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। तो बाबू हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर आ होगा। समझ रहे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं के योग का जो तस्मक अवयव होता है वह क्या होता है, जीरो होता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। बाबू क्या है, 56 है और 70 है, कितना है, 84 है। इसी का क्या निकालना हमको, लासा निकालना। लासा मतलब एलसीएम निकालना है। तो बाबू कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो भाग देश निकालते हैं। तो देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया 16, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ भाग दीजिएगा तो जाएगा 35 बार, यहाँ जाएगा तो कितना बार 42 बार। कितनी बार जाएगा बाबू, क्योंकि 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया ना, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 से देखिए भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 35 में नहीं जाएगा तो हम 35 को क्या करेंगे, काट लेंगे। इसे भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अभी किससे भाग जाएगा बाबू, 2 से जाएगा ना, भाग करके देख लेते हैं। देखिए 2 सत्ते 14, 35 में नहीं जाएगा तो उतार लीजिए, 21 में नहीं जाएगा तो इसको हमने क्या कर लिया, उतार लिया। अब देखिए किसे जाएगा, 2 के बाद देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा किसमें, केवल 21 में। तो करके देख लेते हैं। 7 में नहीं जाएगा उतार लीजिए, 35 में नहीं जाएगा उतार लीजिए, 3 सत्ते 28। अभी बाबू किससे जाएगा, आप कहेंगे 7 से काटेगा सब में चल जाएगा ना, लेकिन 7 के पहले भी आता क्या, 5 आता है, क्योंकि 5 का भाग 35 में, 5 सत्ते 35, 5 से काटिए। देखिए 7 में नहीं जाएगा उतारिए, 5 सत्ते 35, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, उस 7 से देखिए सभी संख्याएं कट रही हैं तो काट दीजिए, है ना, यहां तक कोई दिक्कत है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 7 है ना। तो बाबू इन सभी संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 पंजे कितना होता है, ये नहीं आता है ना। तो नहीं आता तो कुछ नहीं करना है, तो बाबू ऐसे ही लिख लो 24 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि उसके बाद जितने संख्या अंक बचे थे ना आपस में लिख लीजिए, गुणा के साथ, गुणा के चिन्ह के साथ क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करना, नहीं आता ना तो बारी बारी से गुणा कीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। 5 का गुणा 4 में, तो 5 चौके 20, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़िएगा तो 12 हो गया। अकुड़े में बाबू 7 बचा तो 7 को लिख दीजिए। ये बाबू सबसे बेसिक क्लास बता रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका गुणा करके लिख देते हैं तो आप पता रहे इतना कैसे हो गया। तो आप वही कमुआ करते जो अभी हम आपके सामने कर रहे हैं, है ना। तो बाबू गुणा कीजिए, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 एक कम 7, 7 में 1 हासिल जोड़े कितना हो गया 8। आंसर मेरा कितना आ गया 840। 840 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 7, यही बाबू क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, किसकी बात किया बाबू, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 गुणे में कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो बाबू हमको दिया क्या है, दिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्या था, कोई बताएगा। चलिए नहीं ना, हम देख लेते हैं। होता क्या बाबू, करड़ी में यानी √3/4 इंटू भुजा का
स्क्वायर होता है ना। यही सूत्र होता है भैया। अब देखिए ध्यान से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है कितना, 400 करड़ी में 3। तो क्षेत्रफल की जगह आप लिखिए 400√3 बराबर का चिन्ह लगा दीजिए बाबू। क्या है, √3 डिवाइड में 4 इंटू भुजा यानी साइड स्क्वायर, है ना। अब सोच रहे होंगे आप, हम इस सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दिमाग पे आना चाहिए ना, क्यों करते हैं बाबू। हमसे पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। तो हम जानते क्या है कि परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का, परिमाप बराबर सूत्र होता है 3 गुणे भुजा होता है। 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। इसलिए हम कर रहे हैं, यहां से भुजा का मान निकालेंगे तो वही मान लाके यहाँ पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो बाबू कैसे, चलिए देखते हैं। इधर देखिए 4 गुणे में है, उधर बटे में होगा, क्या होगा, गुणे में होगा। इसको हम इस तरह में तो लिख सकते हैं 400 करड़ी में 3, यहाँ गुणे 4 है 4। लेकिन यहाँ देखिए 3 क्या है, करड़ी में है ना, यानी 3 क्या है, करड़ी में है, लेकिन किसके साथ है, गुणा के साथ है। तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो क्या होता है, गुणा का भाग हो जाता है। तो बाबू यहाँ भाग में हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर भुजा हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा, है ना। भुजा का वर्ग हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ करड़ी 3 खत्म हो गया, बचा क्या, 4 गुणे 400। इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 चौके 1600। 1600 किसके बराबर, भुजा के वर्ग के बराबर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं बाबू आगे। जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, करड़ी लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √1600 बराबर किसके, भुजा के। बाबू 1600 किसका वर्ग होता है, 40 का। किसका होता है बाबू, 40 का होता है। कैसे, क्योंकि अभी हम आपको कहे थे पिछली वीडियो में कि आप भैया वर्ग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो इसको करने में आसानी हो जाएगा, है ना। अब हमसे पूछा था भैया परिमाप, अब यहां से भुजा का जब मान आ गया तो भुजा का मान यहाँ रख दीजिए। तो क्या होगा, 3 गुणे भुजा का मान 40 गुणा कीजिए तो आएगा 120। 120 क्या आएगा, 120 क्या आएगा बाबू, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ आंसर आएगा सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर यही आपका क्या है बाबू, करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x² - 2x + 9y²। लिख लेते हैं, क्या करना है पहले, x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy, x² + 2xy - 8y² यानी 8y² का योगफल क्या निकालना है, योगफल। योगफल मतलब क्या, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ना है, यानी इन दोनों बहुपदों को यानी व्यंजकों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। बाबू जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो कैसे, चलिए देखते हैं। x² को x² में जोड़िएगा तो 2x² होता है। कैसे, आप कह सकते हैं वहां तो भैया x² है, यहाँ 2 कैसे आ गया, क्योंकि हम जानते क्या है, एक बात ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ लिख दिए x, क्या लिख दिए बाबू, x लिख दिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि में, किसी भी चर राशि में अगर कोई उसका गुणांक नहीं दिया रहता है तो बाबू होता क्या है, उसमें उसका गुणांक एक क्या होता है, छुपा रहता है। यानी यहाँ एक छुपा रहता है, इसकी पावर भी क्या होती है, इसमें एक छुपी रहती है ना। इसलिए यहाँ एक और एक यानी अचर को अचर में जोड़े तो हो गया 2, x² है तो x² हो गया। अब देखिए
यहाँ 2xy प्लस में 2xy क्या है, माइनस में है। तो जब इसको आपस में जोड़िएगा तो विपरीत चिन्ह है, तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब बात आती है, यहाँ 9y² प्लस में है, यहाँ 8y² क्या है, माइनस में है। बाबू हम क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां से इसमें से जब इसको घटाइएगा तो आंसर मेरा आएगा केवल y²। क्या आएगा, y² आएगा। क्यों, क्योंकि 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो चाहे हम 1 लिखें चाहे ना लिखें, उसके मान में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी हम सीखे हैं कि किसी भी चरराशि का अगर गुणांक नहीं दिया गया है तो उसमें एक क्या होता है, छुपा रहता है। इसलिए बाबू यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर कहा बाबू, ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर क्या आया, बा आ गया, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या ऋण 24/45 के समतुल्य संख्या होगी। क्या पूछा बाबू, समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या होता है, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। क्या था बाबू, बराबर। क्या दिया संख्या, ऋण 24/45, ऋण 24/45 दिया है ना। चलिए अब देखते हैं कि 12/20। तो 12/20 आप देख रहे हैं कि 24/25 से क्या है, 45 से क्या है, छोटा है ना। तो बाबू इसका मतलब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऋण 8/15 है, ऋण 6/9 है, 4/11 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो आप भिन्न देख रहे हैं, इस भिन्न को क्या किया गया, डिवाइड करके छोटा किया गया है ना। तो बाबू डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, कीजिए। देखिए 2 से भाग कीजिएगा तो 24 कटेगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा। लेकिन 3 से कटेगा ना, क्योंकि 3 × 8 = 14, 3 × 8 क्या होता है, 24 होता है। और 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़िए कितना होता है, 45। यानी इसको डिवाइड कीजिएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यह कटेगा नहीं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ देखिए सम संख्या एक विषम है, इसलिए कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऑप्शन चेक करते हैं भैया, कहाँ ऋण 8/15 कहाँ है, यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, बा, यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा। क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो बाबू चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है x बटे में, सॉरी इसको हम सही से लिख देते हैं ना। लिखा है x बटे में 4 प्लस में 10 बराबर -4 है। तो बाबू कुछ नहीं करना है इसमें, आप जानते हैं कि अचर को अचर की तरफ ले जाइए, बस इतना ही ध्यान देना है कि उसमें क्या है, चिन्हों का ध्यान देना है। अगर कोई चिन्ह ऋण में है तो उधर जाके धन हो जाएगा, अगर गुणे में है तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणे में हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए 10 प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं कि x/4 बराबर -4 -10, है ना। तो बाबू अगला टॉपिक, अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे। देखिए दोनों संख्या ऋणात्मक है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा, ऋण ऋण संख्या जुड़कर फिर ऋण ही होगा। 10 में आप 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी 4 क्या है, संख्या है। तो 4 इधर किसमें है, बटे में है। तो बटे वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतरित करते हैं तो क्या होता है, गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। यानी यहाँ बाबू भाग है तो इधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं x बराबर ऋण 14 गुणे में 4। बाबू आगे तो आपको पता है गुणा होगा, धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण ही होता है। 14 का 4 में गुणा कीजिए, 14 चौके कितना होता है, 56। ये क्या है बाबू, हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, बा है ना। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हमसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछा बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बाबू, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान कितना दिया है, 1.6 ना, तो भुजा की जगह पर आप 1.6 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.6 गुणे में 1.6 भी लिख सकते हैं। हम 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका जो वर्ग आप देख रहे हैं ना, इसका क्या है, स्क्वायर है। इसका क्या है, 1.6 का स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दे। अब आपको याद होना चाहिए, अभी दशमलव को आप भूल जाइए। क्या कीजिए, दशमलव को भूल जाइए। हम भूलने के लिए क्यों करें भैया, इसलिए करे हैं क्योंकि 16 का अगर स्क्वायर याद रहेगा तो हम पहले उसका आंसर लिख लेंगे, फिर दशमलव कितने स्थान पे लगेगा हम उसको लगा देंगे आराम से। देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है बाबू, 256। अब देखिए गुणा में क्या होता है, दशमलव गिन के लगाया जाता है। एक अंक पे यहाँ है, एक अंक पे यहाँ, तो मिलके कितना हो गया, 2 अंक ना, 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए। आंसर मेरा कितना आ गया, 2.56 आ गया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, सा है ना। समझ आ रही बात ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या आपको पता है, सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से क्या हो, विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, समझ रहे ना। लेकिन अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, यानी किसी संख्या के कितने गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 ही होने चाहिए। 2 का मतलब या तो 1 हो या तो खुद से कटे, वह संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो बाबू यहाँ देखिए 4 है, 1 है, 0 है, 2 है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो अब हम कहेंगे 1 का बाबू तो एक ही फैक्टर होगा ना, एक ही फैक्टर होगा ना। 0 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 4 का अगर हम इसका फैक्टर देखें तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, है ना। लेकिन 2 का क्या होगा बाबू, 1 और 2 होगा, 2 ही फैक्टर हो गया ना। यानी 2 जो है 1 से कटेगा या तो 2 से ही कटेगा, और किसी संख्या या किसी अंक से नहीं कटेगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बा, यही क्या हमारा बाबू करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि 2 को हम लोग सम की संख्या में गिनते हैं, लेकिन सम में क्या है, अभाज्य संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भैया कुछ नहीं करना, जो इसके पहले क्वेश्चन किए थे ना, सेम प्रोसेस वही है। चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई होता है। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45 ना, तो क्षेत्रफल की जगह पर आप क्या लिखिए, 45 बराबर 1/2 गुणे, इसका मान दिया बाबू, आधार का दिया ना, तो आधार की जगह पर आप क्या लिखिए, आधार का मान लिखिए, गुणे ऊंचाई है, ऊंचाई यहां लिख दीजिए आप, है ना। अब देख रहे होंगे आप, यहाँ 2 बटे में इधर क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 45 गुणे में 2, बटे चिन्ह लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि इधर 15 गुणे में इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। हम बाबू इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिए थे, है ना। चलिए 15 का भाग 45 में कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा 2 में तो कितना होगा, 6। ऊंचाई का मान कितना हो गया बाबू, 6 हो गया, है ना। तो 6 किसमें आया, क्योंकि यहाँ मान दिया था सेंटीमीटर, तो बाबू यहाँ लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, द है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगी। अभी आप पढ़े थे अनंत, अभी आप क्या पढ़े थे, अनंत पढ़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बाबू,
सा, यही क्या है करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। बाबू एक बात समझिएगा, अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब अगर किसी संख्या का अनुवर्ती आपसे पूछ ले ना, दी गई संख्या का, दी गई मतलब क्या, जिस संख्या के बारे में पूछे उसी संख्या में हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो बाबू यहां पूछा है 21, क्या पूछा बाबू 21 की अनुवर्ती, की अनुवर्ती, इसमें बाबू हम क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो आ गया 22। फिर पूछा अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछा है, यानी अब 21 का अनुवर्ती आ गया 22, तो अब पूछा क्या 22 का अनुवर्ती, क्या पूछा है 22 की अनुवर्ती। तो बाबू 22 में हम क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 23 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बाबू 23 आ जाएगा। यही क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कहां भैया दा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी, तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो बाबू हम जानते हैं क्या, पहली बात समझ लेते हैं, यहां दिया है हेक्टेयर, क्या दिया बाबू हेक्टेयर दिया है। तो हेक्टेयर दिया लेकिन भुजा का जो मान दिया है वह मीटर में दिया है। भुजा का मान किसमें दिया है मीटर में। तो हम सबसे पहले मेरी यह प्राथमिकता बनती है कि हम हेक्टेयर वाले पर, हेक्टेयर को हम किसमें बदलेंगे मीटर में। किसमें बदलेंगे बाबू मीटर में। तो हम जानते हैं क्या कि एक हेक्टेयर, क्या बाबू एक हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। कितना होता बाबू 10,000। 10,000 हो गया। हाँ भैया जब 10,000 हो गया यहां मीटर लगा दीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहां दिया है लेकिन 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है 0.5, जैसे इसका मतलब यह है कि पहले तो एक था, अगर एक का हम आधा कर देते हैं कितना आ गया 0.5 ही तो आएगा। इसका मतलब यह है एक हेक्टेयर का आधा है। जब एक हेक्टेयर का आधा है, एक हेक्टेयर में बाबू होता है 10,000 मीटर, 10,000 मीटर होता है। तो उसी का आधा कितना होगा, यानी 0.5 हेक्टेयर में कितना मीटर 5,000 में होगा। इसलिए लिख सकते हैं 0.5 हेक्टेयर में कितना मीटर, तो कह सकते हैं कि 5,000 मीटर। क्या बाबू 5,000 मीटर, सॉरी वर्ग मीटर लिखेगा नहीं तो आंसर तकलीफ देगा, है ना। 5,000 वर्ग मीटर। तो अब हमसे पूछा था क्या, पूछा था क्या कि दिया है इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया था। तो हम जानते हैं बाबू क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे भुजा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ भुजा का मान दिया पूछा है इसलिए हम भुजा लिखे। अगर लंबाई चौड़ाई देता तो हम लंबाई चौड़ाई लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। यानी एक भुजा आपकी लंबाई है, दूसरी क्या है चौड़ाई है। बाबू क्षेत्रफल कितना है 5,000 ना, यहाँ आप लिख दीजिए 5,000 बराबर एक भुजा का मान दिया है 125, 125 लिख दीजिए। गुणे में दूसरी भुजा है नहीं दिया है, दूसरी भुजा का मान वैसे रहने दीजिए, भुजा को भुजा, है ना। तो 125 इधर गुणे में तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा भाग न होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5,000 बटे में 125 बराबर किसके होगा बाबू भुजा के होगा। अब हम क्या करेंगे कि 125 का जो भाग है वो 5,000 में करेंगे। तो कीजिए, देखिए अगर हम डायरेक्ट इसको काट दें
तो 25 चौके होता है कितना? 25 चौके, सॉरी 125 चौके कितना होता है? 500 होता है ना। तो 4 बार में कट गया 500, यहाँ एक जीरो देखिए बचा है, एक जीरो क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे, यानी भुजा का जो मान है बाबू, भुजा का जो मान है वह कितना आ गया? 40 आ गया। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो बाबू ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर क्या बाबू? सा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर बराबर क्या होता है भैया? 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 10 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, क्या समझिएगा भैया? समझने के लिए क्या है कि यहां देखिए जो घन मीटर है तो वह घन सेंटीमीटर तो होगा नहीं, नहीं होगा, इसलिए क्या है ऑप्शन गलत है। दूसरी बात है 100 लीटर, तो 100 लीटर तो होबे नहीं करता है। होता क्या है जब हम लोग क्लास लेंगे ना तो बताएंगे आपको अच्छे से, है ना। इसलिए हम जानते हैं क्या बाबू, एक घन मीटर, एक घन मीटर सॉरी मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। क्या होता है बाबू? 1000 लीटर होता है। यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन नंबर दा, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर दा है। ये हमारा पैमाना था, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट बता दिए आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज क्या होगा? होगा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, कि त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क रख रहे हैं, इस क्वेश्चन क्या रख रहे हैं? आप सबके लिए होमवर्क रख रहे हैं। अगर यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए तो कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व कर पाए तो हम आपके लिए क्या करेंगे, अगले अगला जब क्लास लेंगे तो बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से उसमें अध्ययन करके बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन कराएंगे आपको, ताकि आप लोग उसको सीखिए कि कैसे होता है ना। अभी आप लोग तुक्का मार सकते हैं कि भैया अधिक कोण हो सकता है, त्रिभुज संभव नहीं है, विषम बाहु, इसमें से किसी ऑप्शन का तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा ना। उसका एग्जैक्ट क्या चीज होता है आप पहले ढूंढिएगा, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर क्लास कर चुके हैं, लगभग परीक्षा आप लोगों के सर पे आ गई है, नजदीक आ गया परीक्षा ना। जब परीक्षा नजदीक आ गया बाबू, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को लगाइए पहले, अगर नहीं लगेगा तो हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले जो क्लास लेंगे उसमें इस चीज, इस प्रश्नों का हम लोग अध्ययन आपको अच्छे से कराएंगे, सोल्यूशन आपको अच्छे से देंगे, है ना। इसी के साथ साथ हम आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आज क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।